बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कि पाकिस्तान की मंजी कैसी ठुकी है और बड़ी अच्छी खासी ठुकी है और किस किस ने ठोकी है ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ नंबर्स भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कुछ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो डिफॉल्ट होने वाला है पाकिस्तान, इसके नतीजे में क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। मैं वो बातें करूंगा कि जो आपके आम लोगों के काम की होंगी, जो खास तौर के ऊपर आम लोगों को असर डालेंगी आने वाले दिनों के अंदर। सो उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी, इसहाक डार के दौर में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिज हैंडलर्स। सबसे पहली चीजें तो ये है, कांग्रेचुलेशन टू हिम एंड हिज हैंडलर्स कि आपने ये क्या कर दिया। सर जी, जब ये डार आ रहा था ना पाकिस्तान के अंदर तो लोगों ने बड़े शोशे छोड़े हुए थे। लोगों ने क्या, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो कुछ पालतू कुत्ते हैं इन लोगों के, उन्होंने बड़े शोशे छोड़े हुए थे कि डार आ गया, डॉलर डर गया। अब डॉलर आ गया और डार डर गया। डार के साथ डॉलर ने जो की है ना कि डार की ऐसी की तैसी कर दी है। बहरहाल डार को क्या नुकसान होना है, उसने तो एक फ्लाइट पकड़नी और भाग जाना है और फिर कहना है कि मैं पाकिस्तानी हूं ही नहीं, मैं तो लंदन में रहने वाला एक लंदन नेशनल हूं। पाकिस्तान तो मेरे लिए मतलब एक ठेके का मुल्क है। जब भी फौज बुलाती है मैं ठेके पे चले जाता हूं, पाकिस्तान चलाता हूं, फिर वहां से निकल जाता हूं। सो बहरहाल पाकिस्तानी फौज की करतूतें सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज के ऊपर आती है। पाकिस्तान मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट सब के सब जिम्मेदार है। आपकी अदलिया जिम्मेदार है, आपकी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, आपका हर एक फौजी जिम्मेदार है, आपके फॉर्मेशन कमांड जिम्मेदार है, आपका ब्रिगेडियर, आपका मेजर, आपका कर्नल, आपके मीडिया के वो एंकर जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, जो इस रिजीम को सपोर्ट कर रहे थे, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। इनमें से कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई भी माफी के लायक नहीं है, सब जूतों के लायक है और अच्छे खासे जूतों के लायक है। इन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इन सब को फांसी तक पहुंचाना चाहिए, इंक्लूडिंग आपके वो 5 जजेस जिन्होंने फैसला दिया था जिसके नतीजे में ये आपकी इंपोर्टेंट गवर्नमेंट वजूद में आई थी। सो ये सब के सब जिम्मेदार है। इनमें से किसी के ऊपर भी रहम नहीं करना चाहिए, सबको फांसी देनी चाहिए। इनमें से कोई भी इज्जत के लायक नहीं, सब जूतों के लायक है। आपकी मीडिया के लोग, आपकी जुडिशरी के लोग, आपके आर्मी के लोग, आपके आर्मी का हर एक फौजी, हर एक मेजर, हर एक ऑफिसर, हर एक कुक, छोटे से छोटा आर्मी का बंदा भी हो उससे लेकर जनरल तक, सब के सब फौजी जिम्मेदार है। इस हवाले से किसी के ऊपर रहम नहीं होना चाहिए। सो ये सब के सब जिम्मेदार है, कोई भी बचा नहीं है, कोई भी सीधा सीधा बंदा नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकी बात। अब आते हैं कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान की डिफॉल्ट की स्टोरी होती है ना, लोग कह रहे हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट से शुरू होती है। मैं आपको बुनियादी बता देता हूं कि ये डिफॉल्ट की स्टोरी शुरू कहां से होती है। ये जो 2022 है ना, इसमें हमने पेमेंट करनी थी चाइना के लोन्स की और 2023 में भी हमने पेमेंट करनी है, 2024 में भी हमने पेमेंट करनी है। 2022 में हमने करनी है $32 बिलियन, 2023 में करनी है हमने $35 बिलियन, 2024 में करनी है हमने $29 बिलियन। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू यानी रुपए की वैल्यू ड्रॉप होती है तो ये जो $32 बिलियन है ये बढ़कर चले जाते हैं $36 बिलियन के ऊपर। 2023 के जो $35 बिलियन है वो बढ़कर चले जाते हैं $40 बिलियन के ऊपर, क्योंकि हमने डॉलर के अंदर लोगों को पे करना होता है और हमारी रुपीज वगैरह कम होती जाती है और हमारा रुपी डॉलर के कंपैरिजन में कम होता जाता है। और ये पेमेंट्स हमने किसको करनी है? ये जो आपको पढ़ाया गया था ना, सीपेक आ रहा है, सीपेक आ रहा है, हमने मेजोरिटी ऑफ द पेमेंट चाइना को करनी है और उसका छोटा मोटा ऐसा हमने यूरोप के अंदर भी पे करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना से हमने ऐसा क्या लिया था कि हमें इतने बड़े बड़े चेक साइन करके चाइना को देने पड़ रहे हैं। तो चाइना से हमने लिया था तकरीबन $23 बिलियन का लोन। और ये लोन किस गवर्नमेंट ने लिया था? ये लोन लिया था आपकी नून लीग की गवर्नमेंट ने। और ये $23 बिलियन का लोन भला नून लीग की गवर्नमेंट ने कहां पर इन्वेस्ट किया था? ये जो उस टाइम के ऊपर इसहाक डार कहता था कि मेरे टाइम के अंदर 6% के साथ मईशत ग्रो कर रही थी, तो वो ग्रोथ आपके डेट के ऊपर फाइनेंस की गई थी। आपने लोन लेकर अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाया था और आपको क्राइमिया के वार के दौरान भी पेट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। सऊदी अरब ने प्रोडक्शन बढ़ा दी थी जिसकी वजह से पेट्रोल मार्केट में सस्ता हो गया था, उसका भी आपको फायदा हो रहा था। सो ये जो बोंगी वोंगी मारी थी $23 बिलियन की, उसकी वजह से आपने 6% की ग्रोथ तो दिखा दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो $23 बिलियन आपने कहां पर इन्वेस्ट किए? कुछ तो पैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किए। $19 बिलियन से ज्यादा का पैसा आपने इन्वेस्ट किया पावर स्टेशन के ऊपर। पावर स्टेशन भी कौन से बनाए? वो पावर स्टेशन बनाए जो कि कोयल बेस्ड पावर स्टेशन है। अच्छा, ये पावर स्टेशन ऐसे नहीं बनाए कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत हो, नहीं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू पावर स्टेशन बनाए। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू पावर स्टेशन कैसे बनते हैं मैं समझा देता हूं आपको। गवर्नमेंट आपके प्राइवेट लोगों को इंकरेज करती है कि आप चाइना के साथ डील करें और पावर स्टेशन के अंदर शराकतदारी करें, मतलब शेयर होल्डर्स बने। और अगर आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको पे करेगी। मतलब ये जो लोन दिया गया है वो दिया गया है आपका उन प्राइवेट लोगों को और फिर वो प्राइवेट लोग पे करेंगे चाइना को। लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी ली है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए और आम पाकिस्तानियों ने
लिए। मतलब ये जो $23 बिलियन के हमने पावर स्टेशन लगाए, इसमें पाकिस्तानियों का कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा शेयर नहीं है, या तो प्राइवेट लोगों का शेयर है और उन बिजनेसमैनों का शेयर है जिन्होंने ये सारे के सारे शराकतदारी की है। अब वो बिजनेसमैन किसके हैं? कुछ नून लीग के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं। और उसके बाद उन बिजनेसमैनों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया कि आपको हम बिजली देंगे डॉलर के अंदर, और डॉलर के हिसाब से आपको हम बिजली देंगे 64 रुपीज पर यूनिट, मतलब 64 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको बिजली देंगे। ये मियां मंशा की बात कर रहा हूं मैं। 64 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम आपको बिजली देंगे, फिर आपका काम है आवाम को भेजना। फिर ये लोग भेजते हैं आवाम को 24 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, जिसकी वजह से ये होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते इनको पे करने के लिए, और इनका सर्कुलर डेट बढ़ता जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। इस वक्त भी 2500 अरब से ज्यादा सर्कुलर डेट है इस गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि हमने वो प्रोजेक्ट ही महंगे लगाए थे। महंगे लगाने की वजह से हमने वहां से महंगी बिजली खरीदी थी, और दूसरी चीज जो लगाए थे वो भी प्राइवेट लोगों ने लगाए थे। अब उन प्राइवेट लोगों को कहा जाता है कि आप चाइना को लोन पे करें, तो वो कहते हैं कि सर्कुलर डेट के पैसे दे। सर्कुलर डेट के आप पैसे इन्हें नहीं देते तो वो फिर प्राइवेट लोग कहते हैं कि आप ही चाइना की गवर्नमेंट को दें। फिर हम चाइना की गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू पैसे देते। मतलब $23 बिलियन के हम कर्जी भी हो गए। एक प्लांट भी हमारे अंदर ढंग का नहीं लगा, और लगा भी तो उसकी मिल्कियत हमारी नहीं हुई, और अगर उसकी मिल्कियत हमारी नहीं हुई तो उसके अलावा हमने ऐसे प्राइवेट लोगों को इनकी मिल्कियत दे दी है जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 64 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली बेच रहे हैं। उसके अलावा वो लोन भी पे नहीं करे, और लोन भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रहे हैं। इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, यानी साफ पाक शफाफ चोरी, और जो कि इस्लामी कानून के मुताबिक जायज है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जायज है। हलाल चोरी है। हराम चोरी भी होती है पाकिस्तान के अंदर, और एक हलाल चोरी भी होती है। सो ये है हलाल चोरी, जो कि आपके आइन के अंदर बिल्कुल अप्रूव है, लेकिन ये है चोरी। और अगर आपको कोई शक पड़ता है तो मुस्लिम लीग नून के पास बहुत ज्यादा मौलाना है, वो फतवा भी दे देंगे कि ये एक हलाल चोरी है, और हलाल चोरी के ऊपर आप इस तरह से इन लोगों को पकड़ नहीं सकते। सो ये मामला हुए थे 2014 से लेकर 2016 तक। ये सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह लग रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन तमाम तर चीजों को देख रही थी। इसाक डार मॉनिटर कर रहा था, मियां मंशा इसके ऊपर बड़ा मालशाल बना रहा था, और आज भी हम मियां मंशा को ही पे करते हैं इन तमाम तर मामला के हवाले से। फिर क्या हुआ कि जब 2022 में इनकी पेमेंट करनी थी, और 2022 से पहले इमरान खान को भी पेमेंट करनी थी, लेकिन इमरान खान मैनेज कर रहा था इन तमाम तर चीजों के ऊपर, और इमरान खान ने ISI को इन्वॉल्व किया हुआ था कि यार इन पावर स्टेशन के ऊपर देखो कि ये इन लोगों ने इतनी बड़ी करप्शन वगैरह की है, तो इनको पकड़ो, इनको थोड़ा नंगा शंगा करो, इनको थोड़ा उल्टा लटका, ताकि हमें पता चले कि किसने कहां से कैसे कैसे माल बनाया है। लेकिन फिर ऑपरेशन रेजिम चेंज होता है, फिर पिंकी आती है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम पिंकी, और इस खुसरे को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान का मामला कैसे चलते। और मजे की बात यह है कि हमारे सहाफी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में हाईली प्रोफेशनल जनरल है, और सहाफी हमें बताते हैं कि ये प्रोफेशनल जनरल है। इस पिंकी खुसरे ने जिसको पाकिस्तान के इंटरेस्ट सर्व करने चाहिए थे, और जो इसने नहीं किए, और इस पिंकी खुसरे ने जो हमारे साथ किया है वो अब आप देखेंगे कि क्या किया है हमारे साथ। अब आ गए 2022 में, और यहाँ पर हमने देने हैं पेमेंट्स। अब जब पेमेंट्स देने का टाइम आया तो पहले ये सोचा गया था कि जब बिजली आ जाएगी तो इकोनॉमी तरक्की करेगी, और इकोनॉमी तरक्की करेगी तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा, और पाकिस्तान के पास पैसा आ जाएगा, और पाकिस्तान अपने कर्जे वापस दे देगा। लेकिन इकोनॉमी ने तो तरक्की नहीं की, कोरोना भी आ गया, और बिजली भी बड़ी महंगी आई, जिसकी वजह से इकोनॉमी ने तरक्की नहीं की। जितने भी पावर सेक्टर्स थे, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह थी, उन्होंने अपने अपने सोलर प्लांट्स वगैरह लगाना शुरू कर दिए, और गवर्नमेंट से बिजली खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा महंगी बिजली बेच रही थी। सो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला कि गवर्नमेंट से कोई बिजली नहीं खरीद रहा था, गवर्नमेंट का सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा था, और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे ये लोन रीपे करने के लिए। और फिर जब लोन रीपे करने की बात आई तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर पैसे थे वो उड़ गए, वो सारे के सारे पैसे उड़ गए। आपको सुकूक बांड की पेमेंट करनी थी यूरोप के अंदर, आपको चाइना को पेमेंट करना था, आपके दूसरे फॉरेन डेट सर्विसेज है वो भी आपने पे करने थे, जिसकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज पूरा का पूरा ड्राई हो गया। और नेले पे देला ये हुआ कि आपके अंदर जितने भी पैसे थे थोड़े बहुत बचे हुए, वो जनरल बाजवा के थे, और कुछ उसके चोर साथियों के थे, आसिफ जरदारी के थे, कुछ शहबाज शरीफ के थे। उन सब ने जहाज भर भर के डॉलर के यहाँ से सीधे उड़ाए और सीधा जाकर पहुंचा दिया दुबई के अंदर। मतलब जहाजों के अंदर पैसे भरे गए, और वो इंडियन जेट्स थे जो कि आपके कराची के अंदर लैंड हुए, उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जो कि डॉलर के अंदर था उसको उस जहाज के अंदर भरा गया और सीधा दुबई ले जाया गया। और ये जनरल बाजवा का पैसा था, और ये आपके शहबाज शरीफ का पैसा था, ये आपके आसिफ जरदारी का पैसा था। सो आपकी फौज ने इस तरह से पाकिस्तान से डॉलर को स्मगल किया। हम पाकिस्तानी समझते हैं कि हमारी सिर्फ सियासी क्लास ही है ना, मतलब पॉलिटिकल क्लास ही, वो ही अयाशिया करती है। कल मेजर अदिल राज क्या बता रहा था? अदिल राज बता रहा था कि ISI के जनरल की 2 बीवियां थी, जनरल फैज के हवाले से बात कर रहा था, और उन दोनों बीवियों के पास जाने के लिए वो ISI का जहाज इस्तेमाल कर रहा था। कभी वो पिंडी जा रहा था, कभी वो लाहौर जा रहा था, और वो भी ISI के जहाज के ऊपर। उसके बाद
बाद उसकी एक बीवी थी जिसको मेकअप करवाना था, उसके लिए ISI का जहाज यूज किया गया, इटली से मेकअप आर्टिस्ट को बिठाया गया और फिर उसको लाहौर लाया गया, फिर उसने मेकअप किया, फिर वही जहाज उस मेकअप आर्टिस्ट को इटली के अंदर छोड़कर आ गया। ये है आपके मजे और ये है आपके फौजियों के काम। आप बस एंजॉय कीजिए क्योंकि आपके लिए सिर्फ तराने और फौजियों के लिए खजाने। सो इस तरह से आपका मुल्क चल रहा है। आप सिर्फ नारे लगाते रहिए, सवाल मत पूछिए, इनको अकाउंटेबल ना कीजिए। इनसे सवाल पूछेंगे तो इनकी तौहीन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की मीडिया है जिसका सबसे ज्यादा काम बनता है कि इनसे सवाल पूछे, वो तमाशा लगा के बैठी हुई है। वो एक तरह से उल्टे सीधे इश्यूज डिस्कस कर रही है। गधे का गोश्त खाना हलाल है हराम है, कौवे का गोश्त खाना हलाल है हराम है, इस तरह की बकवास के ऊपर लगी हुई है। लेकिन जो सीरियस क्वेश्चन है उसके हवाले से पूछा नहीं जा रहा। एक्चुअली में ये आपकी प्लानिंग की खामी है। आपने प्लान ही नहीं किया था खुद को सही तरीके से, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये प्लानिंग मिनिस्टर कौन था? तो वो था एहसन इकबाल। एहसन इकबाल ने इतनी बकवास प्लानिंग क्यों की थी? ये तो सवाल पूछना चाहिए ना उससे, लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं देगा क्योंकि नवाब साहब है। अब आते हैं एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा। एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि आपकी इकोनॉमी इस वक्त 0-0 हो चुकी है, मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हैं। मतलब जो आपकी जीडीपी ग्रोथ बताई जाती है कि 6% हुई, 3% हुई, आपकी इंशाल्लाह से मार्च के अंदर जब जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट की जाएगी तो नेगेटिव के अंदर होगी। मतलब आप श्रिंक कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज, जिसकी वजह से ये होगा कि आपके पास जॉब्स नहीं होंगी। मतलब आपके लोगों के पास जॉब्स वगैरह जो थी वो सारे के सारे एम्प्लॉइज फायर करना शुरू कर देंगी कंपनीज, क्योंकि कंपनीज के पास बिजली भी नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं है। रॉ मटेरियल और बिजली इसलिए नहीं है कि एलसीज नहीं खुल रही ताकि बाहर से वो रॉ मटेरियल मंगवा सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाती हैं, उसके कुछ गुड्स बनाती हैं जिनको बाहर बेचती हैं, फिर उससे पैसे कमाती हैं, फिर पैसों से वो सैलरीज पे करती हैं आपके आम लोगों को, जिससे उनके रोजमर्रा के काम होते हैं, जिनसे उनका घर वगैरह चलता है। लेकिन जब आपके यहाँ पर रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, जिसकी वजह से फैक्ट्री कुछ बनाएगी नहीं, तो बेचेगी क्या? बेचेगी नहीं तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो इन एम्प्लॉइज को कैसे रखेगी? फिर एम्प्लॉइज को फायर करना शुरू करेगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग फायर होने वाले आने वाले दिनों के अंदर, और हो भी चुके हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी फायर्ड। अब जिन लोगों को फायर किया जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो कुछ ना कुछ सेविंग के थ्रू अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे। कोई अपनी बीवी के गहने वगैरह बेचेगा, कोई गिरवी रखेगा, कोई अपने एग्जिस्टिंग प्लॉट्स होंगे या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होगी वो बेचेगा। किसके पास पैसे नहीं होंगे तो अपना घर ही बेच देगा, और कोई अपने बच्चे बेचेगा। उसके बाद भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो खुद को बेचना शुरू कर देगा। फिर भी अगर उसको काम ही नहीं मिलता खुद को बेचकर भी, तो फिर वो डाके मारना शुरू कर देगा। फिर वो जब डाके मारेगा तो आपके यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ेगा। सो इस तरह से आपकी मईशत चलती है। अब इन सब चीजों के दौरान आपकी अशराफिया की अयाशियां ही अयाशियां हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना एनआरओ कंप्लीट करेंगे, कोई इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको भी कुछ सीखना चाहिए कि आपकी अशराफिया क्या है, आपके लोग कैसे हैं, आपका मीडिया अशराफिया का हिस्सा है, वो आपको किस तरह से बेवकूफ बनाता है। आपको समझना होगा कि तमीज से, प्यार मोहब्बत से, इखलाक से और मोहब्बत से ये मुल्क नहीं चलता, ना आपकी अशराफिया समझती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ये पीटीआई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, थोड़ा बहुत इस मुल्क को झंझोड़ते हैं, थोड़ा इस अशराफिया को गर्दन से दबोचते हैं, थोड़ा सा इन अशराफिया के लोगों को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं। चंद जनरल जब हम सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, चंद जजेस जब हम सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, तो इस मुल्क की तारीख बदल दी जाएगी। तो ये मुल्क बहुत ही ज्यादा बेहतर मुल्क बन जाएगा, क्योंकि जब तक हम चंद जनरलों को और चंद जजेस को सड़कों के ऊपर नहीं घसीटेंगे तो ये बार बार ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करते रहेंगे, बार बार मार्शल लॉ लगाते फिरेंगे, फिर बार बार नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे सियासतदानों को प्रमोट करते रहेंगे, और इसी तरह से आपकी मिडिल क्लास एक्सप्लॉइट होती रहेगी। अब मुझे बताइए कि आपके पास बचा क्या है? बहुत सारे लोगों के पास तो जॉब्स भी नहीं बची होंगी, बहुत सारे लोगों के पास तो पैसे भी नहीं बचे होंगे, उनकी जितनी भी सेविंग होगी वो तो 1-2 महीने के अंदर ड्राई अप हो जाएगी। अगर आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए उनके अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उनके पास तो और कुछ भी नहीं बचा होगा। इससे क्या होता है? इससे आपकी मिडिल क्लास तबाह होती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था इमरान खान को कि ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, अपनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव करो, ताकि ये जो इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है इसका इस्तेमाल किया जा सके, और गवर्नमेंट को और रियासत पाकिस्तान के ठेकेदार जो कि आपकी फौज है, जो कि आपकी जुडिशरी है, इसको थोड़ा सा गर्दन से दबोच ले। हम थोड़ा सा इनको गिरबान से पकड़े, थोड़ा सा चंद फौजियों की वर्दियां हम सड़कों के ऊपर फाड़े, ताकि इन फौजियों को और इन जजों को एहसास हो कि पाकिस्तान को ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तानी अवाम को ऐसे नहीं रखा जा सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ और आला इखलाक के लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि इनके कपड़े भी उतर जाए, इनके घर में माए बहनें भी बिक जाएं, लेकिन फिर भी हम इखलाक के दायरे के अंदर रहेंगे, फिर भी हम इज्जत से बात करेंगे, क्योंकि इनको कुछ फर्क
फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारे के सारे अमीरों के बच्चे हैं और अमीरों के चोचले हैं जो कि हराम की खाई हुई कमाई से पैदा हुए हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं तो दुबई में बैठा हुआ हूँ, मुझे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरे घर के मोहल्ले के पास कितना बड़ा लोगों का रश होता है और उनके साथ क्या होता है, उन लोगों के साथ क्या होता है जिनके पास पैसे नहीं होते, और वो जो काम वाली बाइयां आती हैं आपके घर में काम करने के लिए, उनके साथ क्या होता है। ये मुझे तकलीफ होती है इन तमाम तर चीजों को देखकर। इसीलिए चंद जनरलों के गिरेबान फाड़ना, चंद जनरलों की वर्दियां फाड़ना और चंद जजेस का काला मुंह करके सड़कों के ऊपर गधों के ऊपर बिठा के जूतों का हार पहना के घसीटना हलाल काम है। और जब तक आप ये सब कुछ नहीं करते तो इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। जिस दिन हमने चंद जनरलों का काला मुंह करके गधे के ऊपर बिठा के पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर घसीटा और घुमाया और चंद जजों के साथ ये काम किया, उसके बाद तमाम अशराफिया को साबित हो जाएगा कि ये अवाम अब चुप नहीं करेगी, ये अवाम अब हमारी गर्दनों तक आ चुकी है। तो मेहरबानी करके इस अवाम को कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था इमरान खान को कि ऑर्गेनाइजेशन सेट करो, ऑर्गेनाइजेशन सेट करो, बेवकूफी ना करो। बहरहाल ये है आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन और बहुत मैसिव लेवल के ऊपर आपके यहाँ पर इन्फ्लेशन आने वाली है, आपके यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आने वाली है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी पाई पाई देखकर खर्च कीजिए, जितना पैसा हो सके बचा लीजिए। इसीलिए मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी कि पैसों की जो लेन देन है वो थोड़ी सी डिले करते जाइए, और जो नीचे वाला है वो भी कहे कि मैं डिले करता जा रहा हूँ। इसी तरह से डिले करते जाएंगे तो आप बड़े आराम से निकल सकते हैं, वरना आपको पता है कि ये जो मईशत का बहरान आने वाला है और आ भी चुका है, इससे कोई भी नहीं बचेगा। मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। अल्लाह हम पर रहम करे। बहरहाल हालात कुछ ऐसे हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।